यार ये डिस्कनेक्ट अपना को उधर से कर दिया है तो चेक करो ना यार, फिर वो जो आप टाइम चेक करते होते हैं इस पे टाइम चेक नहीं हुआ है बरल। अच्छा फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज भी जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह मौत का एक रक्स हम हर तरफ देख रहे हैं। और रात को भी आपने देखा कि इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी साहब का जो एक इस्तकबालिया कैंप था उसके ऊपर हमला हुआ और उसमें 15-16 के करीब जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। और ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है और जो लोग ये कर रहे हैं, मैं अभी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे जो लोग ईमेल्स कर रहे हैं और उनमें से अक्सरियत ने इस चीज़ को बड़ा कंडेम किया है। और एक शख्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह ताला के नाम पर, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं। उनको कैफरे के तक पहुँचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जब तक सिविल सोसाइटी अपना एक रोल प्ले नहीं करेगी, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत अकेली ये काम नहीं कर सकती, इसमें हर शख्स को अपना एक किरदार अदा करना है और आंखें और कान बनना है हुकूमत के। और इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो ये देखे कि वो किस मुल्क के साथ उसका ताल्लुक़ है और उस मुल्क में हम सब लोग रहते हैं, हमारे तमाम लोगों के कुछ फ़राइज़ हैं जो हमें सबको मिलकर आज अंजाम देने हैं। एक कौमी इस वक्त चैलेंज है जो दरपेश है हमें, और उसको हमें एक कौम की हैसियत से ही टेकअप करना पड़ेगा, अदरवाइज मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। आज इसका हम तजिया करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान नहीं होंगे, हम टेलीफोन पे लोगों से मुख्तलिफ बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस मामले में आपकी क्या सोच है और हमें क्या करना चाहिए कि हम इस तरह के जो लोग हैं, वो बहुत मादूद चंद लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। जिहाद के नाम पर अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ एक उन्होंने ऐसी कैंपेन शुरू कर दी है कि जो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई घिनौनी साजिश है। तो इसको बेनकाब करना भी जो है वो हमारा फ़र्ज़ है और इसी का आज हम तजिया करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और ख़बरों में देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। और मेरा खबरों में साथ दे रही हैं नसरीन आगाई साहबा, हमारा जो सिलसिला है समाज से महरूम अफराद का। और इस सिलसिले में सबसे पहले नजर हम डालते हैं एक और बड़ी ही अफसोसनाक खबर नाजरीन। वो ब्राज़ील में जो एक हादसा हुआ है, उसमें त्यारे के हादसे में 200 अफराद हिलाक हो गए हैं। साओ पाउलो एयरपोर्ट पर त्यारा लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर करीबी इमारत से टकरा गया, जिसे त्यारे और इमारत में आग लग गई। आग बुझाने वाले अमले ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बाद अफराद त्यारे की इमारत से टकराने से हिलाक हुए। त्यारे में 170 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद जिला कचहरी में बम धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। धमाके में 4 ख़वातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाका रात चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी के खिताब के सिलसिले में लगाए गए इस्तकबालिया कैंप के करीब हुआ। धमाका स्टेज से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर रात तकरीबन 8:30 बजे हुआ। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और जलसागाह में पड़ी हुई कुर्सियां दूर जा गिरी। जहां बहक होने वाले और जख्मी होने वालों में ख्वातीन भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की, जख्मियों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद के बारे में दरियाफ्त किया।
इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि यह खुदकुश हमला था और उसका ताल्लुक लाल मस्जिद और जामे हफ्सा ऑपरेशन से हो सकता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बेगुनाह वो लोग जो कि किसी जगह में मुलविस नहीं थे, उनके कोई कसूर नहीं था, उनको टारगेट बनाया गया है। जो हमारे पास अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है कि सुसाइड बॉम्बर था और उसने आके अपने आप को वहाँ पर ब्लो किया है। जो पंडाल की सूरत हाल थी तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हमने वो की हुई थी, सिक्योरिटी की बंदोबस्त की हुई थी। वॉक थ्रू गेट्स लगाए थे, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिव वायर भी लगाया गया था। ऑल अराउंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, बाहर भी उस तरीके से पुलिस ऑफिसर मुख्तलिफ जगहों पे थे और इसलिए पुलिस एहलकार जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जो कुछ मुमकिन हो सका वो हमने किया। बुनियादी तौर पर जो मकसद था उनका वो ये है कि एक टेरर क्रिएट किया जाए और इस जो 2-3 दिनों से जो वाक़यात हो रहे हैं उसको मैग्नीफाई किया जाए। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी खतरे का नहीं बल्कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के अंदरूनी खतरात का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की बैरूनी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर मुमलिकत टेक्सला में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और IH एजुकेशन सिटी कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर शौकत अजीज ने कहा है कि टेक्सटाइल को मुल्की सनत में बुनियादी अहमियत हासिल है, जिससे मुल्की बरामदात का 66%, रोजगार का 40% और मजमूई मुल्की पैदावार का 8.5% हासिल होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आलमी तजारत में टेक्सटाइल की सनत की पोजीशन बेहतर बनाने और कोटा फ्री माहौल के मौके हासिल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। सूबा सिंध के जिला दादू में सैलाबी रेले से ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में इमदादी काम जारी है और मंशर झील की सतह में इजाफा हो रहा है। सिंध में बलूचिस्तान से आने वाले हालिया सैलाबी रेले की वजह से नारा वली ड्रेन में नेश गाफ होने से जिला दादू के मजीद 10 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और मंशर झील की सतह में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे के तमाम मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और अब सैलाबी रेला जोबी से सेवन की तरफ बढ़ रहा है। अगले महीने बीजिंग में शुरू होने वाले 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप आज इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। कैंप में 35 खिलाड़ियों को तलब किया गया है। साबिक ओलंपियन सलाहुद्दीन और कोच मंजूर हसन खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट 8 से 13 अगस्त तक खेला जाएगा, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। नाज़रीन, ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें और खबरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और खबरों के बाद जो हमारा एक सिलसिला होता है, आज कायद-ए-आज़म के अल्फाज आपके सामने पेश करता हूँ। कायद-ए-आज़म ने एक स्पीच दी थी 30 अक्टूबर 1947 को पंजाब यूनिवर्सिटी स्टेडियम में। एक बहुत बड़ा एक मजमा था जिसमें कायद-ए-आज़म ने फरमाया, रिमेंबर दैट द स्क्रूपुलस मेंटेनेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आर द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ ऑल प्रोग्रेस। The tenets of Islam enjoin on every Muslim to give protection to his neighbors and to the minorities, regardless of caste and creed. Despite the treatment which is being meted out to the Muslim minorities in India, we must make it a matter of our prestige and honor to safeguard the lives of the minority communities and to create a sense of security among them. ये अल्फाज नाज़रीन और कायद-ए-आज़म ने जो बेसिक इसमें बात की है, जो बेसिक जो उन्होंने टोन सेट की है पूरी इस स्पीच में, वो यही की है कि जो स्क्रूपुलस मेंटेनेंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये उन्होंने कहा कि दीज आर द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ
ऑल प्रोग्रेस। अब ये मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि आजकल जो हालात हैं नाज़रीन, उसमें हम जब पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से कोई प्लान करते हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उसमें जो बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो लॉ एंड ऑर्डर है। और ये वो कह रहे हैं कि स्क्रूपलेस मेंटेनेंस, ये उनके वर्ड्स आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है और उसकी स्क्रूपलेस मेंटेनेंस है, वो बुनियादी एक नुक्ता है किसी भी मुल्क की तरक्की का। और पाकिस्तान का हवाले से, खासतौर पे आजकल के हवाले से अगर हम देखें तो जो हालात हम देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का तासुर जो दुनिया में बेहतर हो रहा था उसको मजीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे एक सिलसिला किया था, वो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और आप हमें कॉल्स भी कीजिएगा। आज हमारा एक नंबर होगा नाजरीन, और आप हमें उस पर कॉल्स कीजिएगा, बताइएगा कि आप इस वाले से क्या सोचते हैं। हमारा नंबर होगा 9222-925, और जब आप बाहर से करेंगे तो आप 92 करेंगे, 51 इज द सिटी कोड, और फिर नंबर होगा 9222-925। और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। आपने देखा कि कायदे के अल्फाज तो हैं ही, हम तो कुरान और हदीस जो है उसके अल्फाज भी भूले हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि कायदे के अल्फाज आपको याद कराऊं, लेकिन कुछ लोग जो है उनके ऊपर शायद इनका भी पता नहीं असर होगा या नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो मुल्क के मामलात हैं वो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी ज़ात से ऊपर उठकर इस तरह की बात जो है उसको आगे बढ़ाएं और मुल्क के बारे में सोचें। इसी हवाले से अब हमने जैसे खबरों में आपको बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब शाह खान शेरपाव साहब क्या कह रहे थे, उनसे लेटेस्ट जो डिटेल्स हैं वो लेते हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेरपाव साहब, एक अफसोसनाक वाकया मजीद हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और अभी हम खबरों में आपका एक साउंड बाइट भी दिखा रहे थे, तो हमने सोचा कि लेटेस्ट सिचुएशन के हवाले से आपसे जरा पूछें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम पिछले दिनों से कुछ सुन रहे थे, एक चैटर जिसको कहते हैं वो मौजूद था कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमले जो हैं वो हो सकते हैं, और कल भी हमने वजारत दाखिला की तरफ से एक हमें पता चला कि आप लोग परसीव कर रहे थे कुछ इस तरह का थ्रेट, तो एन उसी टाइम पे ये धमाका भी हुआ। तो क्या सूरत हाल है इस हवाले से जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजमी बात है, लाल मस्जिद के ऑपरेशन और उसके बाद ऐसे कोई इवेंट हो जाता है तो हमें फिक्र होती है और उसमें अलर्ट किया जाता है सब सूबों को, इस्लामाबाद को, हर एक इलाके को। और ये सूरत हाल थी, हमने अलर्ट सबको किया हुआ था, बल्कि चीफ जस्टिस के ये इस एड्रेस में भी जो पंडाल था वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर था, उधर बाग वार भी लगी हुई थी, वॉक इन गेट भी थी, सब कुछ था। अभी उसके बाहर ये वाकया हुआ जहां पर लोग सड़क के ऊपर थे और उससे में ये शख्स आया और उसने अपने आप को ब्लो अप किया। तो लाजमी बात है कि रद्द अमल तो हुआ है, और ये इसकी कनेक्शन स्वात और डेरी खान के साथ तो आप इस लिहाज से उसको रद्द नहीं कर सकते, वही कनेक्शन है। अभी आगे देखना है कि किस किस्म किस साफ की ये डिवाइस थी और किस तरीके और क्या है, तो वो सिमिलरिटीज अगर और भी उसमें सामने आई तो हम ये कहेंगे कि ये वही उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो टेरर फैला रहे हैं, वो ये चाहते थे कि चूंकि एक वाकया लाल मस्जिद का हुआ तो उसके बाद एक स्पेट ऑफ और सीरीज ऑफ ऐसे वाकयात हो ताकि उस टेरर को ज्यादा मैग्नीफाई तो इसमें शेरपाव साहब क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस साहब टारगेट थे? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में भी नहीं, क्योंकि वो जाहिर है कि वहां तक तो नहीं पहुंच सका, और बाहरी वो भी वैसे भी हजबे मामूल उसके आप वो देखें तो जहां पर भी उन्होंने टाइम अगर 4 बजे दिया है तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लेट पहुंचे हैं। अभी तो वो अपने घर से मेरा ख्याल फॉरलॉन्ग भी आगे नहीं गए थे कि ये वाकया हुआ, तो दैट वाज नॉट द पर्पस। लेकिन ये पर्पस जरूर था कि
चूंकि क्राउड यहाँ पर जमा था और टेररिस्ट की तो यही वो होती है कि वो जहाँ पर ज्यादा लोग हों वहां पर धमाका हो जाए ताकि ज्यादा टेरर फैले। तो इसमें जाहिर है कि एक चीज और भी हमने देखी कि टारगेट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हो सकती थी, क्योंकि उसमें उन्होंने जो भी ये बॉम्बर था उसने देखा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे खड़े हुए हैं, वहां पे भी जाहिर है कि आपके इसमें 4 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बंदे वो जख्मी हैं और वो वहां पर ड्यूटी पे खड़े थे, तो that could be one of the reasons। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइएगा कि हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि हाई अलर्ट है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ एरियाज में रेड अलर्ट भी है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि ये रेड अलर्ट और हाई अलर्ट में क्या फर्क है, और जब ये होता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग, क्योंकि अमेरिका में तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, येलो है, ऑरेंज है, फिर रेड आ जाता है, तो उसकी फिर मुख्तलिफ ज़ाहिर के एंट्री केसेस अलग-अलग हैं। हमारे यहाँ इसका क्या सूरत हाल है? हमारा उस अमेरिकन सिस्टम तो क्योंकि उनके पास तो जदीद औलात है, सब कुछ है, हम तो अपने जो वसाइल हैं उसी के मुताबिक उसको वो करते हैं। और हाई अलर्ट में हर एक फोर्स, हर एक सेंसिटिव जगह जो वो जगह है, प्लेसेस जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, उसको निगरानी ये सब कुछ उसमें की जाती है। जो इनर आउटर लेयर्स अभी वो की जाती है, मसलन इस्लामाबाद में हमने 3 लेयर्स वो किए थे, आउटर, मिडल, इनर, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको भी चेकिंग हो, और बाकी सारे पेट्रोलिंग और मुख्तलिफ जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पर उनका तैनात करना, ये सब कुछ इसी में आता है। और इसको हमने बड़े उस तरीके से किया होता है। लेकिन बदकिस्मती से सुसाइड बॉम्बर एक ऐसी चीज है कि एक शख्स जब अपने आप को वो मारना चाहता है तो उसमें जरा डिफिकल्टी ज्यादा होती है जब तक आपके पास स्पेसिफिक वो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन ना हो, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें क्या सूरत हाल कैसे बनेगी? एक आम आदमी के पास क्या चॉइस है? क्या वो जलसे जुलूस या किसी जगह पे जिस तरह लोग इकट्ठे बैठते हैं, इन चीजों से अवॉइड किया जाना चाहिए? कोई इस तरह की वार्निंग आप देंगे या किस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है? उसमें तो अभी ये तो ऐसे वक्त में हुआ कि अभी लाल मस्जिद के उसके बाद ये कुछ चंद ही दिन गुजरे हैं, और फिर चूंकि वो इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद ऐसे गैदरिंग इतनी वो जल्दी, और जब ये एक सीरीज शुरू था तो उसमें खतरा तो ज्यादा था उस लिहाज से। तो वरना अभी जो हालात बनेंगे, और इसमें तो जब तक आप सोर्स तक नहीं पहुंचते हैं, और जो जहां से ये सारा सिलसिला ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो बुनियादी तौर पर जरूरी है ताकि सोर्स तक पहुंचा जाए और उसका सदुपयोग किया जा सके। तो सोर्स की जब आप बात करते हैं शिपो साहब, तो अभी जितने भी धमाके हुए हैं, आपके ऊपर भी हुआ, बाकी लोगों पर भी हुए, तो उनमें से किसी के बारे में भी पता नहीं अभी तक चल सका? इंटेलिजेंस हमारी रिपोर्ट्स ने कुछ नहीं बताया कि सोर्स कहां पे था, किसी को पकड़ा गया इस सिलसिले में? गिरफ्तारियां उस मामूली नौयत के फैसिलिटेटर की लेवल पे कुछ हुई हैं, वो भी किसी और उसमें, लेकिन इन्हें मसलन 410 में जो मेन वो हैं वो अभी नहीं पकड़े गए। लेकिन उसके साथ ही जो वीडियो शॉट्स पे जो धमाके हो रहे थे उसमें से 1-2 लोग पकड़े गए हैं, तो कुछ आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई। उस लिहाज से इस पे कंसर्टेड एफर्ट्स होने चाहिए, और जब तक कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं होंगे, जब तक ये केसेस रिजॉल्व नहीं होंगे, तो वो डिटरेंट जो है वो पैदा नहीं होगा। और आखिर में मुझे ये बताइएगा शिपो साहब कि अभी मजीद कुछ ऐसी आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह के बॉम्बर्स जो हैं वो मजीद आए हैं इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में? कोई इस तरह की रिपोर्ट्स? इसको रद्द नहीं किया जा सकता। चलें, अल्लाह ताला रहम करे, और अल्लाह करे कि आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी अपना रोल ज़्यादा एक्टिवली प्ले करें, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उससे काम करने से उससे पहले ही उसको फॉइल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आप देखें, ये 3 तारीख से मुसलसल एक कांस्टेंट प्रेशर में रहे हैं, जो स्टार उस वक्त से लेके अब तक ये एक मुसलसल उन पे ये प्रेशर है
तो इसको भी मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए और उनकी दुआ भी करनी चाहिए। शेरबाज साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब आफ्ताब महमूद खान शेरपाव साहब, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हवालों से हमें बता रहे थे कि ये मामला जो हैं वो किस तरह हो रहे हैं और वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मज़ीद हमले हो सकते हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो भी हमारे माशरे में मौजूद हैं और उनका कला कमा करना तो चाहिए लेकिन उस पर टाइम लगेगा। और कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, देखते हैं कि हमारे साथ पहले कॉलर कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर एक कौमी बात करना चाहता हूँ। आई एम ऑर्डिनरी पर्सन एज ए पाकिस्तानी। ये पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि हम नेशनल कंसेंसस जो है एक लेबर से लेकर यूरोपियन लोग में मनीषर तक कौमी चीज है, हाँ वो किसी पार्टी से तल्लुक रखते हैं, उनके अंदर पहले कौमी चीज है। बदकिस्मती मेरे इस मुल्क कौम का ये है कि जो जब से पाकिस्तान है वलियात का वलियात बेटा चाचा बाबा उसी के हैं। उन लोगों ने क्या किया, चाहे जमात इस्लामी से हो चाहे किसी भी जमात से हो, उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि पहले आप मुल्क है उसके बाद मेरी पार्टी और मैं हुकूमत में आएगा। जब मुल्क ही नहीं रहा हुकूमत किधर करोगे? सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे अपना तारुफ रखवा दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मैम मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं जेलम से बोल रहा हूँ और मैं 40 साल से लंदन में रह रहा हूँ। चले बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की है और कौमी मुफाहमत की आपने बात की है और यही चीज़ आज मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि अब हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा ताल्लुक फलां जमात के साथ है, फलां ग्रोह के साथ है। हमें ग्रोही और जमाती मफादात से ऊपर उठकर ये देखना है कि इस वक्त कौम का क्या मसला है। जो ये मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग ये ग्रोही सियासत कर रहे हैं, खुदा के लिए उनसे बचें और उनको बताएं कि आप सीधे रास्ते पर चलें। इस वक्त ये मामला कौम का है, हमारे ग्रोहों का या जमातों का मामला नहीं है। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, कौन साहब? अटक से फरमाएं जी, क्या कहेंगे? सर मेरी गुजारिश है कि हम जरिए तक बात नहीं पहुंचा सकते, आप तक पहुंचा सकते। चले आप हमारे तवज्जो से उन तक भी पहुंच जाएगी, बताइएगा क्या कहेंगे? अच्छा, 10 साल से जो मदरसे में तालिब इल्मों को तालीम दी जाती है ना जी, यह तालीम फारिग करके फिर इन जाती फिरकों में शामिल हो जाती है। तो हमारी गुजारिश यह है कि मदरसे की कड़ी निगरानी की जाए। यहाँ से फारिग होने वाले जितने भी तालिब इल्म हैं उनके नाम नोट करें। बाहर के तालिब इल्म भी हमारी जिला कितने तालिब इल्म हैं जो बाहर के और यह तालीम देनी हासिल कर रहे हैं और यह बीच में नहीं पड़ते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खुदकुशी की उसकी मौत हराम है। सही, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जनाब। जो जंग थी मुसलमानों की, एक सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आज एक मुसलमान ने बहुत काफिर मारे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोस्ती है। सहाबा हैरान हो गए और उसका पीछा किया तो उसने खुदकुशी की। तो ये जो तालिब इल्म है, ये जो आलिम है, हमारे इमाम है, ये नहीं सोचते कि ये खुदकुशी हराम है और मुल्क में तबाही फैलाते जा रहे हैं। और किसानी साहब गुजारिश है कि 5-10 साल बाद अगर इन पे कंट्रोल न किए गए तो मुल्क में वो हालात होंगे कि ये मुल्क खुदा न खाता तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला रहम करेगा और आप दुआ कीजिएगा। 5-10 साल से पहले ही इंशाल्लाह इनका कला कमा करेंगे और आप सब मिल के करेंगे क्योंकि ये एक कौम का मसला है और ये हमारी नजरियाती असास के खिलाफ है। मैंने अभी कायद आज़म के आपको अल्फाज सुनाए और कायद आज़म ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था, कायद आज़म ने तो इस्लाम के लिए बनाया था। अब इस्लाम के नाम पर जो कुछ ये हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि लोग खुद अब ये अटक से जिन्होंने कॉल की है उनके आप जज्बात देखें कि लोग तंग आ गए हैं। लोग अब इस्लाम के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ चुके हुए हैं और वो ये समझते हैं कि जो लोग अब देखें कि इस्लाम के नाम पर ये खुदकुश हमला और फिर ये कि जी हम जिहाद पे निकले हुए हैं और जिहाद भी अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट योर ओन पीपल, अपने भाइयों अपनी बहनों के खिलाफ जिहाद। ये पता नहीं कौन सा जिहाद है, मुख्तलिफ उलमा ने तो इसको फसाद कहा है। अब एक और कॉल से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से? रक्षंदा बात कर रही हूँ कामरा से ना। रक्षंदा साहिबा कामरा से फरमाइश। जी
मैंने आपसे ये बात करनी है कि ये जो बम धमाके हो रहे हैं ये भी तो हो सकता है ना कि कोई हमारा दुश्मन मुल्क का दुश्मन करवा रहा हो इस्लाम के नाम पे। ये बात भी तो जैसे उन्होंने धमकी दी है कि हम कुछ बम धमाके करेंगे और हमारा कोई मुल्क का जो दुश्मन है इस बात से फायदा उठाना चाह रहा हो। चलें, थैंक यू वेरी मच। मुल्क दुश्मन तो आजकल कई लोग हमारे अंदर ही मौजूद हैं, लिहाजा शायद बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि वो कोई स्ट्रेटजी बनाए हमारे खिलाफ या हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर से ही कुछ लोग जो हैं वो उनका एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमारे दुश्मन इस बड़े आराम से सोए हुए होंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, कोई उन्हें परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से ही जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है। और कल मैं सुन रहा था प्रेसिडेंट मुशर्रफ की स्पीच और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की और कहा उन्होंने कि हमें बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बाहर के किसी भी खतरे को हम बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं और हमारे अंदर इतनी ताकत मौजूद है, हमारे अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा दिफा इतना मजबूत है कि हम उनका बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ख़तरा हमें है वो अंदर से है और वही अपने लोगों से है जो इस वक्त एक सीरीज लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये देखें कि एक दिन नहीं गुजरता कि एक दो धमाके जो हैं वो हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे। एक मुझे अभी बात जहन में आई कि जब आफ्ताब अहमद खान चेपा से बात कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और वो बता रहे थे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं और ख़ासतौर पर हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ये किस मुल्क की एजेंसीज हैं। ये मेरा सवाल है नाजरीन आपसे कि ये हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो फौज वाले हैं, ये नेपाल से तो नहीं आए हुए ना, ये पाकिस्तान के हैं और ये हमारे ही अपने बहन भाई हैं, हमारे ही अपने रिश्तेदार हैं और हम उन्हीं को मार रहे हैं और हम ये समझते हैं कि बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और देखें कि जो सुसाइड बॉम्बर की एक साइकोलॉजी है वो ये है कि जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ ज्यादा लोग मौजूद हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, वहां पे जाके अपने आप को ब्लो अप करते हैं। अब ये जो है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारा जाए, जितने ज्यादा लोग मरेंगे वो फिर कहीं बैठ के खुश होते होंगे, जी कमाल, हमने कमाल कारनामा अंजाम दिया है, हमने आज 15-20 लोगों को मार दिया है। और किन को मारा है? अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा है और अपने ही जो वर्दी में लोग मलबूस हैं, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर है, चाहे कोई फौज का आदमी है, उसको मार के हम खुश हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है। मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है उसका दिल दुखा हुआ है, कुड़ रहा है और वो सोचता है कि ये कौन लोग हैं और बड़े ही चंद लोग हैं। ये मेरा ईमान है कि हमारे पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो इनके खिलाफ है और वो चाहती है कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन चंद लोग जो हैं जो बड़ी मायोपिक, जिसको टनल विजन कहते हैं कि एक टनल में से आप जिस तरह एक बाहर नहीं देख सकते, इसी तरह उनकी एक टनल विजन है। एक लाइन पे चलते हुए उनको इस तरह इंडोक्ट्रिनेट किया गया है कि वो इधर उधर देखना उनके शायद किस्मत में ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि बाहर का जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है। तो इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हम देख रहे हैं। मैं इससे कतन ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी जो हुकूमतें गुजरी हैं इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट वो इससे मुबर्रा हैं या उन्होंने इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया। हमारी हुकूमतों की मैं समझता हूं कि कलेक्टिव फेलियर रही है कि हमने इस तरह के लोगों को पहले प्रमोट किया था, जो हमने बोया था वो अब हमें काटना पड़ रहा है। और ये हमें चाहिए था कि हम पहले से जरा देखते कि निप द इविल इन द बड। अगर हम इस बुराई को आज से 20 साल पहले ही खत्म कर देते तो शायद ये मॉन्स्टर ना बनता जो आज मॉन्स्टर बन चुका हुआ है। अब हम इसका एक और एस्पेक्ट देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन, मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ लोकल हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में इसका एक इंपैक्ट देख रहे हैं और अमेरिका इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट इट। अमेरिका में क्या हो रहा है, चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, बात करते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब के साथ और उनसे पूछते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अनवर साहब, बात हो रही है यहाँ पे लाल मस्जिद के बाद जो वाकयात हो रहे हैं और अभी हमारी बात हो रही थी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के साथ, वो भी ये कह रहे थे कि इसका ताल्लुक उसके साथ भी हो सकता है लाल मस्जिद के मामलात के साथ। इसको बड़ा मैं देख रहा था कि माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से और पेंटागन की तरफ से। CIA भी इसमें जाहिर है कि अपना एक रोल रखती है। मुझे ये बताइएगा कि वहां पे अभी आज ही यानी गुज़श्ता दिन आपके यहाँ वहां पे मुख्तलिफ लोगों ने ब्रीफिंग्स दी हैं स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, फिर रिचर्ड बाउचर की ब्रीफिंग आई है। क्या क्रक्स था इन ब्रीफिंग्स का, हाउ कंसर्न दे आर? काफी
काफी कंसर्न है और उनका भी यही ख्याल है कि इन सारी चीजों का आपस में ताल्लुक है और ये कोई ये जो है यानी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी रिचर्ड बॉचर साहब ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि बाद अनासर ऐसे होते हैं जिनसे निपटने के लिए फौजी एक्शन जरूरी होता है, उनके वो मजबूर कर देते हैं कि उनके खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए जाएं और अगर पाकिस्तान ने ऐसी जरूरत महसूस की कि किसी किस्म की फौजी एक्शन करने की तो अमेरिका उसकी हिमायत करेगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये फैसला फौजी एक्शन करना है या नहीं है या कब करना है ये तो पाकिस्तान का होगा, अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हम उसकी हिमायत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो फ्रंटियर कोर है जो कि अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मेनली जो एक्टिविटीज हैं तालिबान की उसको रोकने की जिम्मेदारी फ्रंटियर कोर की है। वो उन्होंने कहा खुद मैंने देखा कि वो पूरी तरह उनके पास वो इक्विप नहीं है इससे निपटने के लिए, उनके पास नाइट विजन जो है रात को देखने वाले जो हालात होते हैं वो नहीं है, बॉडी आर्मर नहीं है। तो ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है गौर कर रहा है कि पाकिस्तान को 300 से 350 मिलियन डॉलर जो है इस मकसद के लिए दिए जाएं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों की डेवलपमेंट के लिए तकरीबन $1 बिलियन जो है पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर रेस करेंगे, उसमें 750 मिलियन जो है वो अमेरिका देगा और कहने लगे सारे प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $2 बिलियन चाहिए, 2 अरब, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं कोशिश की जाएगी कि उनसे रेस किया जाए। मगर जो सारी सूरत हाल है उस पर उन्होंने बार बार तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 3 चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की भी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है। एक तो ये क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज अफगानिस्तान में ना हो, दूसरे तालिबान का जो असर नफूज है वो कबायली इलाके से निकल कर पाकिस्तान के सेटल एरिया में दाखिल ना हो, और तीसरे ये कि अलकायदा जो है वो अपने पर न फैलाए पाकिस्तान में। उन्हें कहा इसमें हमारे और पाकिस्तान के दरमियान जो मुकम्मल मुफाहमत और यगानगी है। साथ ही उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में, बल्कि तीनों ने यानी व्हाइट हाउस वाले ने भी और इन्होंने भी सदर मुशर्रफ की बड़ी उन्होंने खुली जिसे कहते हैं बपांगे दोहल हिमायत की और उन्होंने कहा कि भाई हाँ हम उनके साथ हैं और हमें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और हम समझते हैं कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में लीडरशिप का मुजाहरा किया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि अमेरिका पाकिस्तान में फौजी हुकूमत की इसलिए हिमायत करता है कि अगर कोई सियासी लीडरशिप हुई तो वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें अमेरिका का उस तरह साथ नहीं देगी जिस तरह एक फौजी हुकूमत देती है। उन्होंने कहा नहीं ये बात गलत है। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो सियासी पस मंजर है उसमें सारे के सारे लोग अक्रॉस द बोर्ड जो हैं वो इस जंग में अमेरिका की हिमायत करते हैं। उसमें उन्होंने खासतौर पर नाम लिया साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का और उन्होंने कहा कि वो भी ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग की जाए, तो हम सदर मुशर्रफ की इसलिए हिमायत नहीं करते। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जो सारा सिलसिला है वो सिर्फ फौजी एक्शन से हल नहीं होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के बगैर नहीं होगा और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो काफी तफसील से बात की। तो इसमें व्हाइट हाउस में मैं ये बता दूं कि व्हाइट हाउस में एक बड़ी अहम बात जो की गई वो ये रेज किया गया, सवाल किया गया था कि क्या वजह है कि अमेरिका वहां बराह रास्त फौजी मुदाखलत नहीं करता, क्या वो सदर मुशर्रफ के एहतराम के तौर पर नहीं करता या कोई खौफ है कि इराक जैसा सिलसिला होगा। उन्होंने कहा नहीं, इराक की सूरत हाल और थी, पाकिस्तान की सूरत हाल और है। पाकिस्तान एक हलीफ मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है और एक सॉवरेन स्टेट है जहां हम जो है जाके इस तरह मुदाखलत न कर सकते हैं और न करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुनासिब तौर पे निपट रहा है और इस तरह की मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अनवर साहब, एक चीज जो थी पिछले दिनों में जाहिर है कि कंसर्न मौजूद था वाशिंगटन में कि पाकिस्तान ने जो डील की हुई थी यहाँ पे मकामी तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, तो उसके ऊपर एक कंसर्न पाया जाता था। तो अब इन हालात के बाद जबकि वो डील टूटती हुई नजर आ रही है और बकौल दूसरी पार्टी के तो वो डील टूट चुकी है, तो क्या एक साई ऑफ रिलीफ लिया है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन? आज बॉचर साहब ने उस पर भी काफी तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि जो डील थी
वो गुड फेथ में बनाई गई थी और उसका मकसद यही था कि तालिबान की एक्टिविटीज को रोका जाए, अलकायदा की एक्टिविटीज को रोका जाए। लेकिन जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान को वो पूरी नहीं हुई, जो हमें तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डील पाकिस्तान की थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, मगर हमें भी उम्मीद थी कि वो मकासद हासिल होंगे जो नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि ये डील की जो नोट करने वाली बात है वो ये कि डील पाकिस्तान ने नहीं खत्म की बल्कि खुद दूसरे फरीक ने खत्म की है। और अब हम देखेंगे कि अब क्या सूरत हाल है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। और एक बात और उन्होंने की, उनसे पूछा गया कि आप बात कर रहे हैं फौजी एक्शन की कबाली इलाकों में या अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, तो देखा गया है कि जब भी इस तरह का फौजी एक्शन होता है उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, शहरी बड़ी तादाद में मरते हैं और उससे एंटी अमेरिकन फीलिंग्स में जज्बात में इजाफा होता है। तो इसको कैसे निपटेंगे? तो उन्होंने कहा कि तमाम फौजी ये दुनिया की हैं, माजी के तजुर्बात से सीखती हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं, तो यहाँ भी सीखा जाएगा। और उन्होंने मिसाल दी लाल मस्जिद की कि देखें पाकिस्तान ने सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए इतना तवील इंतजार किया और उसके बाद ये ऑपरेशन किया। ठीक, चले एक अच्छा इस लिहाज से तो एक पॉजिटिव जो एक साइन है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आया है। अनवर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आया है और एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और फिर आपसे बात होती है। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अभी वाशिंगटन में अनवर इकबाल साहब के साथ और वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो ब्रीफिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ, उनका क्या जिस्ट था और किस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसर्न्ड है पाकिस्तान के मामलात में और किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान की हर तरीके से सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे और पाकिस्तान को अगर कोई मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए होगी वो भी हम देंगे। नाइट विजन जो एक आलात होते हैं रात के वक्त देखने के लिए वो भी खासे ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फाटा की डेवलपमेंट के लिए $1 अरब जो है वो जनरेट करेंगे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब से भी बात करने की, हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात हैं, और साथ साथ अब हम पहले बात करते हैं शमीम सिद्दीकी साहब के साथ जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस हैं और उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या सोचते हैं। शमीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी साहब, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दिल बहुत कुढ़ा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है और मुझे यकीन है कि आप भी उसी कैफियत में होंगे। पूरी कौम इस कैफियत में गिरफ्त है और मुझे ये जरा बताइएगा शमीम सिद्दीकी साहब कि कल बड़ा ही अफसोसनाक एक और वाकया हुआ। ये सिर्फ एक वाकया नहीं हुआ, एक सीरीज ऑफ अटैक्स चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होना चाहिए? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, तमाम लोगों का एक रोल यहां पे बनता है कि कौमी मुफाहमत के लिए, इस तरह के मामलों को हल करने के लिए अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए इस वक्त? सबसे पहले तो मैं इस जो कल जो कीमती जायदाद जहाँ हुई है और जो बम का धमाका हुआ है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगा। ठीक। और दूसरा ये है कि ये वही सिलसिला है लाल मस्जिद के हवाले से, और जिस वक्त इसके
इसके ऊपर जब गवर्नमेंट एक्शन करने में डिले कर रही थी तो तमाम जमातें और ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि साहब आपने उस पर डिले कर दिया है और उसके ऊपर आप लोग ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे जी। और क्योंकि इन तमाम चीजों को और इतने बड़े ऑपरेशन को और गवर्नमेंट को अंदर की सूरत हाल का पता था कि इस ऑपरेशन के नताइज जो है वो ये होंगे जो इस वक्त हो रहे हैं। मगर इस एक्शन से पहले तमाम चीजों को मालूम था जी। लाइन ड्रॉप हुई है, हम नाजरीन दोबारा कोशिश करेंगे। शमीम सिद्दीकी साहब ने भी बात शुरू ही की है कि राब्ता मुनक़ता हुआ है और उन्होंने पुरजोर मज़म्मत की इन धमाकों में जो भी लोगों ने काम किया है गलत, उसकी मज़म्मत की है और जो जानें ज़ाया हुई हैं उनके ऊपर उन्होंने सारे अफसोस किया। बात असल में जो है नाज़रीन वो यही है कि एक कौमी मफाहिमत की ज़रूरत है और हम यही बात करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से। शमीम सिद्दीकी साहब से दोबारा रब्ता हुआ है। जी शमीम साहब बताइएगा आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो है ये वही सिलसिला है लाल मस्जिद का जिस तरह मैं कह रहा था और ये उसी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं वही। और वो लोग अगर हम ये ऑपरेशन ना करते तो ये चीजें और अंदर ये जो है बढ़ती जाती। और मैं हुकूमत की इस हवाले से उसके उस ऑपरेशन की भी पूरी हिमायत करूंगा और इसमें जो ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हुकूमत को इसमें इतिहास से काम लेना चाहिए था, इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई हुकूमत ने इसमें कोई गलती नहीं की है और जो ये कोई मदरसा नहीं था, ये एक बिल्कुल इनका ये प्रोग्राम था पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करने का और इन्होंने उसके तमाम इंतजाम करके रखे हुए थे। और आप ये देख लीजिए कि उसके फौरन बाद जो है वो सवात में उन्होंने फजलुल्लाह साहब ने फौरी तौर से FM में अपने तमाम लोगों को ये पैगाम दिया कि जो बेल्ट वाले जो हमारे जो लोग हैं वो फौरी तौर से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाए और एक्शन में आ जाए। अच्छा शमीम साहब, एक चीज जिस तरह आपने जिक्र किया और हमने ये भी देखा कि पहले भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अगर आपने हम पर हमला किया या इस तरह का कोई एक्शन लिया तो खुद कुछ बम्बार जो है वो हमारे पास तैयार खड़े हुए हैं और हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। इससे उनकी एक प्रिपेयर्डनेस का तो अंदाजा होता है। लेकिन अब क्या किया जाए कि जबकि उन्होंने एक ऑनस्लॉट जो है वो शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर हमले हो रहे हैं, आम मासूम लोगों पर हो रहे हैं, अब क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, तमाम लोगों को इस हवाले से यकजहती का इजहार करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे जितनी सिविल सोसाइटीज के लोग हैं उनको सबको एक जबान होकर के इनकी मजम्मत करनी चाहिए। और आपको इस हवाले से ये एक मैं समझता हूँ बहुत लंबा सफर है और इसमें ये इतनी आसानी से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। और भी चीजों को इसके साथ साथ हमें इसका पॉलिटिकल जायजा भी लेना चाहिए और दूसरे जो इसकी जो वजूहात है उसके ऊपर भी हमें रोशनी डालनी चाहिए। हमें थोड़ा सा उन तमाम बैकवर्ड इलाकों के अंदर जहाँ तालीम की कमी और गुर्बत की वजह से जो है ये सारे काम करने में इनको आसानी होती है, उनके ऊपर भी जो है ये इशू सिर्फ इस पाकिस्तान का नहीं है, ये इशू पूरी दुनिया का है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को इसके ऊपर फौरी तौर से और खुले दिल से इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। और सिद्दीकी साहब, एक और चीज जो इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं उनको इसको अनइक्विवोकली कंडेम करना चाहिए कि वो इसको बाकायदा तौर पर ये अनाउंस करें कि जनाब वो इस तरह की तमाम चीजों के खिलाफ हैं और उनका जो रोल है उसको वो एक्टिवली प्ले करें। नहीं, अफसोस तो इस बात का ही है कि हमारे यहाँ
मजहबी जमात के साथ साथ सियासी जमात भी जो पोजीशन की है वो भी जो है ऐसी सूरत हाल में, जबकि ये इज ए मैटर ऑफ नेशनल यूनिटी की बात कर लें या हमारे इस वक्त मुल्क की जो इस वक्त बहुत खेल में गिरा हुआ है अकेले, उसमें सब लोगों को एक जगह होना चाहिए। सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, हुकूमत को और हुकूमत की चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप उनको किसी और वक्त क्रिटिसाइज कर दीजिए, मगर इस वक्त इस इशू में जो है जहाँ पर ये जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है और जो मैसेज जो जा रहा है कि वो बहुत नेगेटिव है। और इसमें जो पाकिस्तान में इस पिछले दौर के अंदर, जिसका मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आगे जिक्र करता रहा हूँ, जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में शुरू हुई है, जो हो रही है, वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते, वो हमारे काम मुकम्मल नहीं हो सकते, हमारी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। जो है हम पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शमीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह करे कि आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो और पाकिस्तान दहशतगर्दी के जुमरे में कभी भी ना आए और आपकी कोशिशें जो है वो बढ़ाएं और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में अमन व आशती का जो दौरा है वो हम देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शमीम सिद्दीकी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वक्त हमें क्या करने की जरूरत है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, उनको अब मिल बैठकर सर जोड़कर और एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि हम इस मामले को कैसे हल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। कॉलर्स का सिलसिला भी हमारे साथ जारी है और कॉलर्स को शिकायत भी रहती है कि हमें कॉल्स लेने का जरा टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? महबूब सुल्तान साहब चिचा मदनी से। जी हम फाइन, मैं ठीक हूँ जी। बस अब फिक्र हमारी कौम का हमें फिक्र लाक है। आप सुनाइए, क्या कहेंगे आप? सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो जंग है पाकिस्तान में जारी है, ये अमेरिका और तालिबान की है, ठीक है सर? ये पाकिस्तान की जाती जंग नहीं है। तो जिनको हम मार रहे हैं, जो हमें मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहा है, तो इसमें एक तो पहले ये निकलता है कि हम जो अमेरिका के मुतालबात हैं उधर से हमारी तरफ से क्रॉस बॉर्डर ना टेररिज्म हो, ठीक। तो हमको चाहिए कि हम ठीक है वो उनको अपने इस्तेमाल में लेके ये जो कबायली वाले हैं जितने भी हैं इनको हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करके और वो सरहद बंद कर दें, इनको इस्तेमाल में लेके उधर कोई आदमी नहीं जाना चाहिए, ठीक ठीक। तो मुसलमान मरेगा ना इधर से ना उधर से, चले दोनों साइड। सर ये इस तरह पाकिस्तान तो बिल्कुल जो है ना जो हालत होती जा रही है, इस तरह तो बहुत इस तरह खाना जंगी वाला मसला बनता जा रहा है। चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि खाना जंगी ना हो और अल्लाह करे कि मामला जो है हमारे ठीक रहें और आगे बढ़ते रहें और जो लोग पाकिस्तान को खुदा न खासा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो अपने जाम को खुद ही पहुंच जाएं और पाकिस्तान में जो लोग हैं, एक मेजॉरिटी जो है जो अमन चाहती है, जो सुकून चाहती है, जो काम करना चाहती है, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहती है, वो अपना रोल प्ले कर सके और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करने में अपना एक रोल जो है, एक्टिव रोल, वो प्ले कर सके। मुख्तलिफ लोगों से बात जारी है नाज़रीन और हम इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि जो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं इसमें हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। हम बात करेंगे अब मुख्तलिफ लोगों से और भी, और पीपल्स पार्टी का भी एक वर्जन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का भी वक्त आ रहा है थोड़ी देर तक, वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे और फिर बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उनसे पूछेंगे कि इस मामले में वो क्या सोचते और समझते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों से कॉल्स भी ले रहे हैं और कॉल्स भी लेते हुए बात भी कर रहे हैं, ठीक है।
वेलकम नाज़रीन, बात हो रही है उन खुदकुश हमलों के हवाले से कि जो पिछले दिनों से पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से एक और एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और समझते हैं। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह महमूद साहब, मुझे बताइएगा कि कल जो खुदकुश हमला हुआ इस्लामाबाद में और पीपल्स पार्टी का जो एक कैंप, इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ था, उसको टारगेट भी बनाया गया और उसमें आपकी पार्टी के खासे लोग जो हैं मुतासिर हुए, कुछ की जानें भी ज़ाया हुई। सबसे पहले तो हम अपनी ताज़ियत भी आपसे करना चाहेंगे और ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इसका क्या हल है। अब इसमें जो लोग कह रहे हैं हमें, वो ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड लोगों को ऊपर उठना चाहिए और एक कौमी मफाहमत और एक कौमी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए ताकि इन मामलात का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। देखिए, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद का अफसोसनाक वाकया हुआ है, हमें उसमें शदीद गम है और बेपनाह दुख है। हमारे बहुत से निहत्थे कारकुन जो चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए वहां जमा थे, जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, वो किसी को मतलूब नहीं थे, वो किसी तरह किसी चीज में मुलव्विस नहीं थे, उनकी जानें ली गई और एक खून की होली खेली गई। मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं लवाहिकीन से ताज़ियत करना चाहता हूँ और हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस्लामाबाद जो हमारा दारुल खिलाफा है, जहाँ एक वीवीआईपी का एक रिसेप्शन मुनक्किद होना हो, वहाँ अगर अमन आमा की ये सूरत हाल हो तो फिर बाकी पाकिस्तान के लोगों का और शहरों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जहाँ तक कौमी मफाहमत का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से ये मुतालबा करती आई है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, मुल्क में ऐसी हिकमत अमली और ऐसी पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं जिससे खलीज बढ़ रही है। हम मुतालबा करते आए हैं कि मुल्क में मुनसिफाना आज़ादाना इंतखाबात करवा के मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं। हम मिल बैठ कर रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने देखा कि हुकूमत ने हक धर्मी की, वो अपने फैसले मुसल्लत करने पर बिल्कुल वो नहीं। लेकिन इसमें शाह साहब एक चीज मुझे जरा बताइएगा कि ठीक है, आपके मुतालबात तो हैं, इसमें अब जो सूरत हाल आजकल आप देख रहे हैं, मैं तो बाकी को छोड़ें, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आजकल जो ये मामला चल रहे हैं कि एक पूरे कैंपेन जो है, एक ऑनस्लॉट हम देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और कुछ लोग जो है उन्होंने साजिश करके इसको किया है। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम पाकिस्तान के ऑनस्लॉट के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, हम भी बड़ी संजीदगी से उस पर गौर कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी फहमो फरासत का मुजाहरा किया है और आप उनके बयानात उठा के देखें, वो बिल्कुल जज्बाती बात नहीं कर रही। वो कौमी मफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए अपनी जमात और अपनी जात से बाला तर होकर पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जिस जज्बे का हम मुजाहरा कर रहे हैं, हमें वहां से जवाब नहीं मिला। अब देखिए, हम ये मुतालबा कर रहे हैं जो कल इस्लामाबाद का अफसोसनाक वाकया हुआ है, उसकी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल में शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि हुकूमती एहलकारों के जो बयानात आ रहे हैं इमरजेंसी के नफाज के लिए, हम समझते हैं कि क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या ये मुल्क के अमन आमा को खराब किया जा रहा है ताकि इसको जवाब बनाकर मुल्क में इमरजेंसी का नफाज किया जाए और उसकी बुनियाद पर असेंबलियों की मुद्दत में 1 साल बढ़ाया जाए, इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और इक़्तिदार को दबाम दिया जाए? लेकिन इसमें सवालात है जो आम शहरी के ज़हन में उठ रहे हैं। शाह महमूद साहब, ये सवालात अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक आम शहरी के जहन में सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि उसकी जान, उसका माल, उसकी मता जो है वो कैसे महफूज बनाई जा सकती है। अब इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप एक बहुत बड़ी पार्टी हमारी जो है उससे बिलोंग करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो एक आम आवाम की एक राय है कि जनाब सब लोग ऊपर उठ के अपने ग्रोही और जमाती मफादात से एक कौमी कैंपेन है वो चलाएं।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप देखिए, इससे भी हमारा रवैया देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने बारहा कहा है, अगर हुकूमत समझती है कि हमने अम्मा की सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है और वो इतनी बेबस है, तो मोहतरमा ने तो कहा है कि मुल्क की क़यादत को सियासी जमातों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, उनके सामने हकायक रखे जाए। मोहतरमा ने तो ये खुद दावत दी थी। जुडिशल क्राइसिस पे मोहतरमा ने कहा था कि रेफरेंस को वापस लिया जाए, मामलात को दुरुस्त किया जाए। आप देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच पहले दिन से मुस्बत सोच है, अवामी सोच है, पाकिस्तानी सोच है। चले अल्लाह ताला करे कि ये सोच जो है इसके रिजल्ट्स भी शाह महमूद कुरैशी साहब आए और जल्द अज जल्द आए। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि उनकी पार्टी इस हवाले से क्या सोचती है, और उन्होंने कहा कि हम कौमी मुफाहमत के लिए तैयार हैं और हम ये कहते आ रहे हैं कि इस मामले में जो भी कौम के लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी इस मामले में उन्होंने कहा कि बयान दे चुकी भी हैं, और हुकूमत भी, मेरा ख्याल है कि अब तमाम हुकूमत के साथ साथ जो उसके हलीफ हैं, फिर जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर मैं समझता हूं कि अगर लंदन में एक एपीसी हो सकती है तो एक एपीसी यहाँ पे भी होनी चाहिए, और तमाम पार्टीज के साथ अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड हमें बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस हमारी जो एक कैंपेन चल रही है जो कि नजरियाती असास के ही खिलाफ है, पाकिस्तान की जो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी विजन था, उसके खिलाफ है। उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से अपना जो एक कौमी जज्बा है उसको बढ़ा सकते हैं। जो चंद लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं उनको कैसे हम बेनकाब कर सकते हैं और उनको कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त हमें लेके आगे बढ़ना है, और इसमें जो कौमी हमारे मफादात हैं उनको आगे रखना है। गिरोही और सियासी और जमाती मफादात को पीछे रख के सब कुछ भुला के फिर आगे बढ़ना है। आखिरी कॉल देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जो इसमें इनका बहुत नाम है, बड़ा चर्चा पूरी दुनिया में, और इनका एक बहुत सवाल आता है जब बात जाते हैं कि दुनिया जो है ये दहशतगर्दी के स्वभाव खत्म करे तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। तो मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि दुनिया की दहशतगर्दी स्वभाव इनको पता है खत्म हो सकते हैं, तो अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी खत्म हो रही है तो इनके स्वभाव से इनको पता नहीं है। अगर ये स्वभाव का इनको पता है, दुनिया के पता है, तो इनका इनको पता होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये खत्म करके इनको दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, इनको करनी चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि स्वभाव खत्म करने चाहिए। आई एग्री विद यू कि यहाँ पे पॉवर्टी और यहाँ पे जो दूसरे इनजस्टिस है हमारे मुआशरे में और बाकी सारे मामला जो है वो इसके साथ अटैच्ड हैं और डायरेक्टली अटैच्ड हैं। हमें उनको भी सही करने की जरूरत है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत या हमारी पिछली हुकूमतें जो हैं वो बड़ा अच्छा और नए काम करती रही हैं, लेकिन उसमें कमजोरियां हैं और उनको कमजोरियों को दूर करना भी हमारा फर्ज है। और खासतौर पर इनजस्टिस जो है वो, कल मैंने भी जो एक कोटेशन भी आपको सुनाई थी मार्टिन लूथर किंग की कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये एक बात है, जो मैसेज है जो जाता है उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और अब मजीद कॉल्स हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, और अब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उम्मीद है कि आपकी ईमेल्स जो हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों किसी भी प्रोग्राम में आपकी ईमेल्स जो हैं वो भी शामिल प्रोग्राम की जाएं। आप इजाजत दीजिए आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुपुर्दम बतुमाए खेचरा तू यानी हिसाब कम बेचरा मुझे इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
जी लगाने लगे बस। एक न्यूज होती है वीक में और वो भी इतनी रोले में। जी जी आ रही है।